गुड मॉर्निंग। जैसा कि क्वेश्चन पेपर डिस्कशन में हमने सेक्शन ए और सेक्शन सी जो है लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी, जिसमें कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 24 ए है, इंडिया हैज़ वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट। यानी कि हमें यह बताना है कि भारत का जो रोड नेटवर्क है वो विश्व का दूसरा बड़ा जो रोड नेटवर्क है, तो इसको हमें इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। तो इसमें हमें जो इंडियन रोड्स हैं यानी भारतीय सड़कों की जो भी मुख्य जानकारियां हैं, उनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन फीचर्स हैं वो इसमें लिखने हैं। तो सबसे पहला है, अबाउट 85% ऑफ पैसेंजर्स आर कैरिड बाय रोड्स एवरी ईयर। तो भारत में 85% जो पैसेंजर्स हैं, जो यात्री हैं, वो रोड नेटवर्क द्वारा या रोड्स के द्वारा सफ़र करते हैं हर साल। सेकेंड, 70% ऑफ फ्राइट ट्रैफिक आर कैरिड बाय द रोड्स एवरी ईयर। और हर साल जो है जितना भी माल भाड़ा इधर से उधर भेजा जाता है भारत में, तो वो 70% जो है वो रोड द्वारा ही भेजा जाता है। थर्ड, फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड द मेंटेनेंस, रोड्स आर क्लासिफाइड एज NH, SH, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड रूरल रोड्स। यानी कि भारत की जो रोड्स हैं, भारत की जो सड़कें हैं, उन्हें हम 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला है नेशनल हाईवेज़ NH, दूसरा है स्टेट हाईवेज़ यानी कि SH, थर्ड है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड द रूरल रोड्स यानी जो ग्रामीण सड़कें हैं वो। तो ये 4 जो हैं ये भारतीय सड़कों के मेंटेनेंस और उनकी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जो है उनको उनके पर्पस के अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफाई किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट है, NH कनेक्ट्स द स्टेट कैपिटल्स, मेजर सिटीज़, पोर्ट्स, रेलवे जंक्शंस। तो जो NH होते हैं, नेशनल हाईवेज़ होते हैं, वो स्टेट कैपिटल्स को कनेक्ट करते हैं, बड़े बड़े सिटीज़, बड़े बड़े जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, रेलवे जंक्शंस हैं, तो उनको सबको कनेक्ट करते हैं। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स। यहाँ पे आप थोड़ा सा इनके बारे में भी लिख सकते हैं कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इट जॉइंस द 4 मेन सिटीज़ ऑफ इंडिया, दैट इज़ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो इस तरह से आप मतलब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी आप जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद है स्टेट हाईवेज़। तो स्टेट हाईवेज़ कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो जो हमारे राज्य सड़कें होती हैं, स्टेट हाईवेज़ जो होते हैं, वो स्टेट कैपिटल्स को यानी कि जो राज्यों की राजधानियां हैं उनको और जो डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स हैं उनको कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज़ डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट्स द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स विद द इम्पॉर्टेंट नोड्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट के जो मेन जो हेडक्वार्टर्स हैं या जो भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उनको आपस में जोड़ती हैं। मोस्ट ऑफ द रोड्स इन रूरल एरियाज़ प्रोवाइड वाइटल लिंक्स। और जो मतलब भारत की जो ग्रामीण सड़कें हैं वो आपस में उनका भी काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। हर ग्रामीण क्षेत्र को, हर गांव को जोड़ने की कोशिश की गई है जिसमें। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोड का एक जो टाइप है वो है बॉर्डर रोड्स। बॉर्डर रोड्स आर स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस इन फ्रंटियर एरियाज़। और जो बॉर्डर रोड्स होती हैं हमारी जो मतलब इंडियन बॉर्डर को कवर करती हैं, तो ये रोड्स भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना भी रक्षा का जो सैन्य सामान और जो भी आर्मी का जो भी सामान जो है और हमारे जो फ्रंटियर्स की रक्षा जो है वो इन्हीं रोड्स की हेल्प से की जाती है। तो इस तरह से आप पॉइंट वाइज इसका आंसर लिखेंगे और जिसमें कि हम भारतीय सड़कों की ही मुख्य जानकारियाँ देंगे। तो इस तरह से ये आंसर आपका कंप्लीट होता है।
क्वेश्चन नंबर 24 बी, तो ये ऑप्शन में है, जैसे कि आपका 24 ए क्वेश्चन था वो रोड्स के बारे में था, इंडियन रोड्स के बारे में। अब 24 बी जो है वो है इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, सपोर्ट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इंडियन रेलवे जो नेटवर्क है वो विश्व में एक सबसे लंबा नेटवर्क है, सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो इस स्टेटमेंट को हमें सपोर्ट करना है। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में 24 ए में हमने इंडियन रोड्स के बारे में, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके मेन फीचर्स लिखे थे, तो यहाँ पे हमें इंडियन रेलवेज़ के बारे में बताना है। तो इसमें भी हम इस तरह से लिखेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला है कि इंडियन रेलवेज़ इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन द कंट्री, यानी पूरे देश का जो है इंडियन रेलवेज़ जो है वो सबसे लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, यानी कि जो एक विभाग की अगर हम बात करें रेलवे विभाग, तो भारत का जो रेल विभाग है वो सबसे बड़ा विभाग है भारत का। और यहाँ पे आप थोड़ा सा ये भी दे सकते हैं कि इंडियन रेलवे को इंट्रोड्यूस कब किया गया था। तो इंडियन रेलवे was introduced in 1853 when a line was constructed from Bombay to Thane covering a distance of 34 किलोमीटर, यानी कि भारत में सबसे पहले जो रेलवे स्टार्ट की गई थी वो 1853 में मुंबई से लेकर ठाणे तक, उस समय मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, तो बॉम्बे टू ठाणे जो है 34 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस था, यहाँ से जो है भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, यानी कि भारत का जो रेल नेटवर्क है वो पैसेंजर्स और गुड्स इन सब को फैसिलिटेट करके भारत की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान देता है, अपना कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट इज इट इंटीग्रेट्स द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन, कल्चर एंड इकोनॉमिक कंडीशन। और भारतीय जो रेल है वो एक इंटीग्रेशन या इंटीग्रेट भी करता है, यानी सबको इकट्ठा करना, सबकी एकता को आगे लाना, जिसमें कि अलग अलग कास्ट्स के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कल्चर के, इवन अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशन के लोगों को भी ये यूनाइट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन्स में अलग अलग क्लास के जो मतलब रेलवे बोगीज़ होती है ना, उसमें एसी भी होता है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, स्लीपर क्लास भी है, जनरल क्लास भी है। तो हर इकोनॉमिक क्लास को ध्यान में रखते हुए जो है मतलब इंडियन रेलवेज़ को इस तरह से तैयार किया गया है। तो ये एक सबकी यूनिटी के लिए भी मदद करता है। नेक्स्ट इज़ द इंडियन रेलवे सिस्टम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स ऑफ बेटर फॉर द बेटर मैनेजमेंट ऑफ रेलवेज़। तो भारतीय रेल को जो है वो 16 जोन्स में बांटा गया है, और 16 जोन्स जो हैं ये सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ऐसे करके जो है 16 जोन्स में बांटा गया है, ताकि पूरे रेलवे को अच्छे से मैनेज, फॉर बेटर मैनेजमेंट, की अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो इसीलिए इसको 16 जोन्स में बांटा गया है, और हर जोन का अपना एक हेडक्वार्टर भी है। ठीक है, तो आप सबको बल्कि सभी ये 16 जो जोन्स हैं वो और उनके हेडक्वार्टर भी अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में इसमें से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे हमने शायद इस पेपर में भी डिस्कस किया था। तो लेट अस से जैसे जो है नॉर्थ जोन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, सेंट्रल जोन का मुंबई है, तो इस तरह से आपको उनके हेडक्वार्टर्स भी लर्न करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कोंकण रेलवे इज़ एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज़। तो कोंकण रेलवे जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है, जिसको कि 1998 में स्टार्ट किया गया था,
और ये जो रेल रूट है 760 किलोमीटर्स का है, जो कि कनेक्ट करता है महाराष्ट्र को मैंगलोर से। और इसमें जो सबसे मेन जो इसकी अचीवमेंट की बात जो कही गई है कि इसको स्पेसिफाई करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है 146 रिवर्स, छोटी बड़ी रिवर्स को ये क्रॉस करता है रेलवे लाइन, और 2000 ब्रिजेस और 91 टनल्स को कवर करता हुआ जो है ये जो रेलवे ट्रैक है ये 760 किलोमीटर्स का। और एशिया का लार्जेस्ट टनल जो है जो कि नियरली 6.5 किलोमीटर लंबा जो है वो भी इसी रूट पर आता है। और ये जो है कोंकण रेलवे जो है ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका इन सभी को, मतलब इन सभी राज्यों को, इन सभी स्टेट्स को फैसिलिटेट करता है। नेक्स्ट है रेलवे सिस्टम इज़ बीइंग अपग्रेडेड, एग्जाम्पल द ऑपरेशन ऑफ मेट्रोज इन सिटीज़। तो अब जो इंडियन रेलवे है उसको अपग्रेड भी कर दिया गया है, किस रूप में? मेट्रो रेल्स के रूप में। मेट्रो रेल जो है हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन कोलकाता एंड दिल्ली। तो मतलब ये दो महानगरों में तो ये शुरू हो चुका है, दिल्ली और कोलकाता में, और भी कई जो महानगर हैं वहाँ पे जो ये लोकल पैसेंजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए और सिटी का जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट को कम करने के लिए जो है ये मेट्रो का जो कंसेप्ट है ये कई सिटीज़ में और सिटीज़ में भी प्लान किया जा रहा है। तो इस तरह से हम जो ये इंडियन रेलवेज़ के मेन फीचर्स थे वो पॉइंट वाइज जो है इसके आंसर के रूप में लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 25A जो कि है एनालाइज 5 मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 5 मुख्य कारकों का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो इंडिया में है चाहे वो कहीं, मतलब पूरे विश्व में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी स्थिति को, उनकी जो लोकेशन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो वो हैं, मैं यहाँ पे 5 फैक्टर्स आपको बता देती हूँ, 5-6 फैक्टर्स, और इनको आपको एक्सप्लेन भी करना है क्योंकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सिर्फ हेडिंग नहीं, इसमें आपको हर पॉइंट को एक्सप्लेन भी आप करेंगे। तो ये 5 और 6 पॉइंट्स ये हैं। नंबर 1 इज़ एक्सेस टू मार्केट, यानी कि मार्केट की निकटता या मार्केट की नज़दीकी। नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू रॉ मटेरियल, यानी कि रॉ मटेरियल्स या कच्चे माल की उपलब्धता। इसके बाद है एक्सेस टू लेबर सप्लाई, यानी कि श्रम शक्ति, जहाँ पे कि इजीली श्रमिक आसानी से मिल जाएं। नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि सोर्स ऑफ एनर्जी यानी शक्ति संसाधन, ऊर्जा के संसाधन भी वहाँ पे आसपास मौजूद होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, वहाँ पे परिवहन और संचार व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। देन इज़ द गवर्नमेंट पॉलिसी, यानी कि सहकारी नीतियाँ, कि गवर्नमेंट किस एरिया को जो है औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना चाह रही है, तो वहाँ पे ये सभी बाकी फैसिलिटीज़ भी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस तरह से आपको हर पॉइंट को एक्सप्लेन करते हुए इनका जो है वो आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 25B, तो जो क्वेश्चन नंबर 25B है वो ऑप्शन में है, आपको 25A या B में से एक करना है। तो 25B क्वेश्चन है एनालाइज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू 5 हेड्स। तो आपको जो कच्चे माल के आधार पर जो है वो उद्योगों का वर्गीकरण करना है। तो यहाँ पे मैं आपको जो मेन इसके पॉइंट्स हैं, जो मेन जो क्लासिफिकेशन है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ, और इसमें फिर उसको आगे थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करके और उसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको लिखने होंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चे माल के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण है वो इस प्रकार से है। सबसे पहला है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो अपने
इंडस्ट्रीज़ अपने कच्चे माल के लिए जो है वो एग्रो बेस्ड, एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड होती है, तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, देन केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, देन फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो इस तरह से ये जो 5, इसमें 5 हेड्स कहा हुआ है, तो ये 5 जो हैं ये आपके मेन क्लासिफिकेशन है और इन सब के बारे में आपको लिखना है विद एग्जाम्पल। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो ये है ऑन द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, वाई आर सी पोर्ट्स नोन एज गेटवेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडिया? एक्सप्लेन। यानी कि जो भारत के समुद्री पत्तन हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार क्यों माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको जो है भारतीय पत्तनों के बारे में और भारतीय जो तट रेखा है, जो उसकी सिचुएशन है, उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहला है कि इंडिया इज़ सराउंडेड बाय सी फ्रॉम 3 साइड्स। जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारत जो है वो 3 तरफ से जो है समुद्र से घिरा है, जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है। एक तरफ को अरेबियन सी है और एक तरफ को बे ऑफ बंगाल है और नीचे जो है वो इंडियन ओशन है यानी हिंद महासागर है। तो ये एक बहुत अच्छा ज्योग्राफिकल फीचर है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड में भारत की भागीदारी और अंततः जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको भी प्रभावित करता है। दूसरा है कि इट इज़ बेस्टोव्ड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। तो भारत की जो है एक लंबी तटरेखा है। भारत की तटरेखा लगभग 6100 किलोमीटर के लगभग है। तो इतनी लंबी जो तटरेखा है इसमें कई छोटे बड़े और पोर्ट्स हैं, जिसमें कि 12 जो हैं वो मेजर पोर्ट्स हैं और 200 जो हैं वो माइनर और इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं, जो कि जिनसे कि व्यापार इत्यादि का कार्य होता आ रहा है। नेक्स्ट इज़ वाटर प्रोवाइड्स अ स्मूथ सरफेस फॉर वेरी चीप ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड देयर इज़ नो टर्बुलेंस। तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है वो एक स्मूथ सरफेस, वाटर जो है वो एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है जिसमें कि बड़ी इजीली जो है चीपली जो है ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। तो ये मतलब जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये चीपेस्ट भी है इन ऑल द 3 ट्रांसपोर्ट्स एंड ये पोल्यूशन फ्री भी। इसमें मतलब कि पोल्यूशन नहीं होता है, प्रदूषण भी नहीं होता है। तो ये जो माध्यम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का, ये बहुत ही सरल और बहुत ही सस्ता माध्यम है। और इसके साथ साथ जो ये हमारा जो जल मार्ग है, तो इसमें क्या है, इसमें कैरिंग कैपेसिटी जो होती है, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी बहुत अधिक होती है। यानी कि एक साथ में जो है काफ़ी सारा जो हमारा सामान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश में भेजा जा सकता है। नेक्स्ट इज़ इंडिया हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ सी फेयरिंग एंड हैज़ डेवलप्ड मैनी पोर्ट्स। तो भारत में कई मतलब आज से नहीं बल्कि एंशिएंट टाइम से ही ट्रेड होता आ रहा है थ्रू सी। और इसमें जो है कई जो पोर्ट्स हैं वो पुराने जो ब्रिटिश टाइम से ही विकसित किए हुए हैं और जो कि आज तक भी यूज़ जिनका होता आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है द इंडियन पोर्ट्स, दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वेस्ट कोस्ट पोर्ट्स एंड द ईस्टर्न कोस्ट पोर्ट्स। यानी कि भारतीय जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, उनको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो पूर्वी तट की जो बंदरगाह हैं और दूसरा पश्चिमी तट की। तो पूर्वी तट में हैं हमारे कोलकाता है, हल्दिया है, विशाखापट्टनम, पारादीप, चेन्नई, इन्नौर। तो ये सब जो है हमारे पूर्वी तट के बंदरगाहें हैं। और जो हमारे पश्चिमी तट हैं उसमें है हमारे कांदला, मुंबई, मार्मगांव,
कोची, तूतीकोरिन, ये सब जो हैं हमारे पश्चिमी तट की बंदरगाहें हैं। तो इस तरह से जो भारत का मैक्सिमम जो व्यापार है वो इसमें ही जल मार्ग द्वारा ही किया जाता है। इसीलिए जो है जो हमारे पोर्ट्स हैं, समुद्री बंदरगाहें हैं, इनको क्या कहा जाता है? गेटवे कहा जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे या प्रवेश द्वार कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, The challenge of sustainable development requires integration of quest for economic development with environmental concern. Evaluate the statement in the context of conservation of mineral resources, जिसको कि हम कहेंगे कि सतत पोषणीय विकास की चुनौती के लिए आर्थिक विकास की चाह का पर्यावरणीय मुद्दों से समन्वय आवश्यक है। इस कथन का मूल्यांकन खनिज संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में कीजिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि सतत पोषणीय विकास यानी कि जिसमें हम पर्यावरण को और पर्यावरण की जितने भी मतलब उसके तत्व हैं उनका भी हम उनको ध्यान में रखते हुए जो विकास करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो हमें ये एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से हम दोनों में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देंगे कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिसोर्स यूज़ रिजल्ट इनटू जनरेटिंग enormous quantity of waste as well as create other environmental problems। तो जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, जो पारंपरिक मेथड था हमारा रिसोर्स को यूज़ करने का, जो अलग अलग हमें संसाधन मिले हैं उनको जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, तो उससे क्या होता था कि सबसे पहले तो वेस्टेज ज़्यादा होती थी, और दूसरी चीज़ है कि उससे कई सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि हमें जो है फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी अपने रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखना है, उनको बचा के रखना है। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। और ये क्योंकि बहुत से रिसोर्सेज तो ऐसे हैं जो कि अब ख़त्म होने के कगार पे हैं, तो इसीलिए उनका जो कंजर्वेशन है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? यूजिंग ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो द ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर पावर, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, वेव और जियोथर्मल एनर्जी, दे आर इनएग्जॉस्टिबल। यहाँ पे सॉरी वाटर नहीं आएगा, इसमें सोलर, विंड एनर्जी, वेव एनर्जी या टाइडल एनर्जी जिसे कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी, ये एनर्जीज आएंगी। तो ये सभी क्या है? इनएग्जॉस्टिबल हैं, यानी कि ये सब लंबे समय तक चलने वाली, इनएग्जॉस्टिव, कभी ख़त्म ना होने वाली हैं। तो इसीलिए इन एनर्जी सोर्सेज का यूज़ अब बढ़ गया है। इन मॉडर्न टाइम्स इनका यूज़ जो है अब बढ़ गया है। देन नेक्स्ट इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ स्क्रैप मेटल्स, कि जो भी मतलब स्क्रैप मेटल्स होती हैं, जैसे पुराने कार, स्कूटर, जो भी कुछ ऐसा जो होता है उसका रिसाइकल करना, उसे रीयूज़ करना। तो इससे भी हम अपने खनिजों को कंजर्व कर सकते हैं। देन डेवलप सब्स्टिट्यूट मिनरल, और मिनरल्स का सब्स्टिट्यूट, कि जहाँ पे जैसे आयरन रिसोर्स लेटर से हमारा लिमिटेड है, बहुत अधिक नहीं है, तो उसके स्थान पर किसी और चीज़ का यूज़ बढ़ जाना, उसका यूज़ करना, ताकि मतलब जो हमारे मिनरल्स हैं उनका भी यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी, यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि एडिक्वेट यूज़ ऑफ मिनरल्स, कि हम उनका समझदारी से उपयोग करें ताकि मतलब उनको हम कंजर्व कर सकें। Next is export of strategic minerals must be reduced so that the existing reserves may be used for a long time। और एक्सपोर्ट जो हमारा जो मिनरल्स का है उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस होना चाहिए, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को लंबे समय तक, काफ़ी देर तक उसको बचा के रख सकें। तो इस तरह से जो है हम
प्रकृति के साथ एक तालमेल बनाकर जो है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू ही हम हर चीज़ दोनों चीज़ों को अचीव कर सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंसर्न को भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी। तो इस तरह से हम इसका मतलब बैलेंस करते हुए आंसर लिखेंगे। नाउ वी मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। पाइपलाइंस आर यूज्ड extensively to transport liquids and gases in the world, support the statement with appropriate argument। यानी कि विश्व में तरल और गैसीय पदार्थों के परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो इसको आपको इस संदर्भ में आपको इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, इसका मतलब सपोर्टिव आंसर लिखना है। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि पाइपलाइन परिवहन, जिसको कि हम बिग इंच भी कहते हैं, दिस इज़ अ फोर्थ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे हम 3 परिवहन करते हैं, जल परिवहन, स्थल परिवहन और वायु परिवहन, तो चौथा जो परिवहन या चौथा जो ट्रांसपोर्ट है वो है पाइपलाइन परिवहन। तो इसके लिए हम जो पॉइंट्स देंगे वो इस तरह से हैं। सबसे पहले वाटर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर एन अनइंटरप्टेड फ्लो। तो जो ये पाइपलाइंस का जो यूज़ है ये हम किनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं? वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पेट्रोलियम के लिए और नेचुरल गैस। और ये है अनइंटरप्टेड फ्लो कि बिना किसी रुकावट के फ्लो के साथ हमें ये इन चीज़ों का हम सप्लाई कर सकें। नेक्स्ट इज़ वाटर सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इज़ फैमिलियर टू ऑल। और आप सभी जानते हैं जो हमारे घरों में वाटर कनेक्शंस होते हैं तो वो भी पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट का ही सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। देन कुकिंग गैस और एलपीजी सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और अब बड़े बड़े शहरों में और अलग अलग विभिन्न देशों में जो है, जैसे एलपीजी अभी तक हम इसका प्रयोग सिलेंडर्स या इससे कर रहे हैं ना, तो अब धीरे धीरे क्या है, महानगरों में इसका भी पाइपलाइन सिस्टम आ गया है जिसमें सिलेंडर की ज़रूरत नहीं है। पाइपलाइन जो है वो हमारे किचन से कनेक्टेड रहेगी और इससे जो है एलपीजी सप्लाई होगा। देन पाइपलाइंस कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विफाइड कोल। और जो लिक्विफाइड कोल है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी पाइपलाइंस यूज़ की जा रही हैं। In New Zealand, milk is being supplied through pipelines from farms to factories। और जहाँ पे कि मतलब ये जो मेजर ऑक्यूपेशन है डेयरी फार्मिंग, तो ऐसे देशों में क्या है कि जो दूध है, मिल्क इज़ ऑल्सो सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज। देन इन USA देयर इज़ अ dense network of oil pipelines from the producing area to the consuming area या consumer area। यानी कि USA में जो है वो एक बहुत ही डेंस, बहुत ही सघन नेटवर्क है ऑयल पाइपलाइंस का, जहाँ से मतलब वो निकाला जाता है, जहाँ उसका प्रोडक्शन होता है, वहाँ से कंज्यूमर एरिया तक वहाँ पे पाइपलाइंस के थ्रू ही जो है वो पहुँचाया जाता है। बल्कि एशिया जो है वहाँ पे डेंसेस्ट नेटवर्क है पाइपलाइंस का, मतलब विश्व में सबसे संघनतम जाल जो है पाइपलाइंस का वो USA में ही है। तो इस तरह से हम मतलब ये पाइपलाइन जो ट्रांसपोर्ट है इसके सपोर्ट में हम इस तरह से पॉइंट्स लिखेंगे और अपना आंसर करेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में जो क्वेश्चन पेपर के लॉन्ग आंसर्स थे वो डिस्कस किए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर इसी तरह से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।